हेलो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग शुरू कैसे होता है या फिर ये चीज है क्या। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अलग से ऑर्गन, एक सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके थ्रू होती है। व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हों, उसको मिला करके हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि डाइजेशन के लिए अलग से एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, ये दो पार्ट्स से मिलकर के बनता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या क्या होता है? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब अगर अपन ऐसी जगहें देखें जहां से फूड एक्चुअली पास होता है, तो वो सारा पार्ट जहां से फूड पास होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल, और उसकी हेल्प में बीच बीच में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। जिस जिस ऑर्गन से एंजाइम्स रिलीज होंगे उसे हम बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एक बार समझ लेते हैं, ऐसे सारे ऑर्गन्स अगर अपन सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि खाना मुंह में जाएगा, ठीक है, तो माउथ से अंदर की तरफ जाएगा। माउथ से जाने के बाद फूड पाइप में जाएगा, तो ये यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, इसको हम बोलेंगे फूड पाइप। यहाँ से स्टमक में आ जाएगा खाना, ठीक है, तो यहाँ से ये जे शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है, ये वाला ऑर्गन इसमें आ जाएगा, ये है स्टमक। यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो बाहर का ये वाला पार्ट है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से खाना बाहर हो जाएगा, ठीक। तो वो पूरा कैनल सिस्टम जहां पर फूड एक्चुअली पास हो रहा है, कहां कहां गया? माउथ से शुरू किया हमने, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस से होते हुए बाहर हो जाएगा। तो ये जो पूरा कैनल है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स आएंगे, जैसे कि मुंह में सलाइवा के लिए सलाइवरी ग्लैंड होगा, ठीक है, स्टमक के पास लिवर होगा, गॉल ब्लैडर होगा, नीचे पैंक्रियाज होगा, इंटेस्टाइन भी बहुत सारे किस्म के जूसेस रिलीज करेगा। तो ये सारे जो है इन्हें हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सारे ग्लैंड्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर या फिर पैंक्रियाज, ठीक। अगर अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो मैंने अभी आपको बताया माउथ से लेकर के एनस तक जाता है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब अगर अपन एक फ्लोर की हाइट देखेंगे ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर, मतलब जमीन से अगर आप अपने सीलिंग तक की हाइट देखोगे तो वो लगभग 3.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, 3.25 3.5 मीटर की होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 10 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक ना होकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा उलझा हुआ सा है, ठीक है। तो क्योंकि ये उलझा हुआ सा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, इसीलिए यहां पर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहां से देखें तो ये शुरू कहां से होता है? माउथ से, और एलिमेंट्री कैनाल खत्म कहां पे होता है? एनस पे खत्म होता है, ठीक है। अगर अपन एक एक करके देखें तो सबसे पहले शुरू कहां से होता है? तो इंजेशन से, ठीक है। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में, अमीबा वाले वीडियो में भी बताया था कि इंजेशन क्या होता है। इंजेशन मतलब खाने का इंटेक करना, खाने को अंदर लेना, खाना, इसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन। तो ह्यूमन बींग्स में अगर अपन देखें तो एक सेपरेट ऑर्गन है जिसके थ्रू हम खाने का इंजेशन करते हैं, दैट इज नोन एज माउथ, ठीक। तो मुंह से हम खाना खाएंगे, तो जहां से खाना अंदर जा रहा है बॉडी के, दैट पार्ट इज माउथ, ठीक। डाइजेशन कहां पे शुरू होता है? तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि खाने का डाइजेशन कहां पर शुरू होता है? तो खाने का डाइजेशन स्टमक में या इंटेस्टाइन में नहीं, आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। अब वो कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। तो जैसे ही हम खाने को अपने मुंह में डालते हैं तो जो दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, वो सबसे पहले खाने को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? हम जब उसको चबाएंगे या फिर अपने पीछे वाले दांतों से जब उसको ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके से जो बड़ा फूड है, ठीक है, मतलब अगर आपने एक गस्सी रोटी खाई है तो वो उसके छोटे 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 पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है।
अगर अपन आगे देखें, ठीक है, तो यहां पर जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, मुंह में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जो पहला ग्लैंड आएगा दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या होता है, मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां से एक एंजाइम रिलीज होता है, सलाइवा। तो सलाइवा क्या हो गया, सलाइवा हो गया एंजाइम, ठीक है। अब ये जो सलाइवा है ये एक वाटरी लिक्विड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, खाने को वेट कर देता है और इस खाने को वेट करने से होता क्या है कि खाने को निगलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने दांतों से खाने को चबाया और जो प्रॉपरली च्यूड फूड है जो कि एकदम छोटा छोटा हो चुका है उसमें सलाइवा मिक्स हो गया जिसके कारण फूड गीला हो गया और अब हम उसे आसानी से निगल सकते हैं। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, इस केमिकल डाइजेशन यहां से शुरू होगा, ठीक है, तो इसके अंदर से एक एंजाइम सिक्रीट होगा और ये जो एंजाइम इसके पास से सिक्रीट होगा इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेस। और ये जो स्टार्च प्रेजेंट होगा फूड में उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, शुगर में कन्वर्ट होगा। सेकेंड थिंग जो हमें याद रखनी है कि अमाइलेस वर्ड जहां पे भी आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिला, हमें मिला सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में से मिला हमें, और वो क्या कर रहा है, वो स्टार्च को चेंज कर रहा है किसके अंदर, शुगर में चेंज करना शुरू कर रहा है। तो क्या पूरा का पूरा यहाँ हो जाएगा, नहीं, लेकिन डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। आगे देखते हैं। अब ये जो हल्का सा डाइजेस्टेड फूड है ये अंदर की तरफ गटक लिया हमने, किसकी मदद से गटका, तो टंग की मदद से। टंग ने क्या किया, खाने को पीछे की तरफ पुश किया जिसके कारण खाना कहां चले गया, ईसोफेगस में चले गया। अब ईसोफेगस की आपको दो स्पेलिंग मिलेगी, एक ओ से एक ई से, दोनों सही है। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ओ ई एस से शुरू होगा और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो ओ को ओमिट किया हुआ है तो वो ई से शुरू होगा। दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन अपन क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर ओ से लिखेंगे, ठीक। अब ये जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की, ये क्या करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती हैं और इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं परस्टैलिटिक मूवमेंट। और परस्टैलिटिक मूवमेंट के कारण खाना जो है वो अंदर की तरफ चले जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फूड पाइप है। अब एक्चुअली मैं परस्टैलिटिक मूवमेंट को समझाता हूं। मान लीजिए ये फूड पाइप है और यहां पर फूड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको दबाएगा। जैसे ही ये इसको दबाएगा तो ये खाना अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक, और फिर ये यहाँ का पार्ट खुल जाएगा और इस तरफ का पार्ट दब जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझो, अगर आपके पास एक स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ के ऊपर आपने कोई खाने का सामान डाल दिया, अब आप उसको क्या कर रहे हो, ऐसे करके दबाते जा रहे हो, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, और खाना जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। इस तरीके का एक रिदमिक मूवमेंट ऑटोमेटिकली फूड पाइप के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं परस्टैलिटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, एक बार दबता है, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक बार एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ऐसा रिदमिक वे में होते रहता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं परस्टैलिटिक मूवमेंट। अब क्या होता है कि ये जो ईसोफेगस है ये खाना कहाँ भेज दिया, स्टमक में भेज दिया। अब स्टमक कैसा होता है भैया, तो स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्चुअली अगर यहाँ से लेवर हटा दें तो यहाँ से अगर फूड पाइप आ रहा है तो इस तरीके का ऑर्गन होता है, ठीक है, इस तरीके का ऑर्गन होता है, तो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टमक की वॉल्स हैं इसमें से जूसेस सिक्रीट होंगे, इन जूसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और तीन तरीके के जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होंगे, कहाँ से, स्टमक की वॉल से। पहला होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होगा पेप्सिन और तीसरा होगा म्यूकस, ठीक है। तो क्या क्या सिक्रीट होने वाला है, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। तो एक एक करके समझते हैं कि तीनों का क्या काम है। तो अगर अपन फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे तो जो खाना हमने खाया है उस खाने को वो हल्का सा एसिडिक बना देगा ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रॉपर्ली एक्ट कर पाए, ठीक है। एक्चुअली जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा वो प्रॉपर्ली एक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए खाने को ताकि थोड़ा सा एसिडिक बनाया जा सके, ताकि पेप्सिन प्रॉपर्ली एक्ट कर सके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रॉपर्ली खाने से मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम भी है, खाने में जो जर्म्स प्रेजेंट होती हैं उन जर्म्स को किल करने का काम भी करता है
कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज टू मेक द मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक, ताकि एंजाइम पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट कर सके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर अपन एंजाइम पेप्सिन की बात करें, ठीक है, तो अब याद रखना जो सिन वाले आएंगे ना, पेप्सिन आया, आगे एक ट्रिप्सिन भी आएगा, तो जो सिन वाले आएंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना शुरू करता है कौन, पेप्सिन। अब ये म्यूकस क्या करता है, तो जो एसिड होता है ना वो किसी भी चीज़ को गला देता है, किसी भी चीज़ को डिटोरिएट करता है, डिग्रेड करता है। ठीक है, तो ताकि हमारे स्टमक की मसल्स को कोई हार्म मत पहुंचे, म्यूकस चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मान लीजिए स्टमक की लेयर है, तो इसके चारों साइड यहाँ पर एक अंदर में एक लेयर बना लेगा म्यूकस, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डायरेक्टली स्टमक के कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, तो तीनों गैस्ट्रिक जूसेस का फंक्शन समझ में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन का। नेक्स्ट देखते हैं, अब वहां से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहां चले जाता है, स्टमक से जाता है वो कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे जो मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये येलो कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है अंदर की तरफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप सिर्फ साइज देखोगे तो वो लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है एक एडल्ट में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से जूसेस आएंगे, एक होता है लिवर और एक होता है पैंक्रियास। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की वॉल्स एक तो खुद भी जूस सिक्रीट करेंगी, तो टोटल 3 हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा हो गया, लिवर, दूसरा पैंक्रियास, और इंटेस्टाइन की वॉल खुद भी जूसेस सिक्रीट करेंगी। एक एक करके समझते हैं कहाँ होगा। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लिवर कहाँ पे क्या सिक्रीट करने वाला है। तो ये लिवर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर किया हुआ है। ठीक है, तो लिवर एक तरीके का जूस सिक्रीट करता है, इस जूस का नाम है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है ये ग्रीनिश येलो कलर का एक लिक्विड होता है, और ये स्टोर होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है कि बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है, तो बाइल जूस स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। लेकिन बाइल जूस प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर में। ठीक, अब इसके दो मेन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन, जो फूड जो कि एसिडिक हो चुका था, एसिडिक क्यों हुआ था, पेट में उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट किया था, जिसके कारण मतलब वो हेल्प कर रहा था पेप्सिन, ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन अब जब वो खाना आगे इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, तो उसका खाना का जो मीडियम है वो हमको एसिडिक नहीं चाहिए, वो हमको बेसिक चाहिए। तो क्या होता है कि वो एसिडिक खाना जो कि स्टमक से आया है उसको एल्कलाइन मतलब बेसिक बना देता है, ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से एक्ट कर पाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, उसी तरीके से आगे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली तभी एक्ट करेंगे जब मीडियम एल्कलाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाइल। अगर अपन बाइल सॉल्ट की बात करें तो बाइल क्या करता है, वो जो भी फैट प्रेजेंट थे फूड के अंदर उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि जो आगे आने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो इजीली उसके ऊपर एक्ट कर पाएं और उसको डाइजेस्ट कर पाएं। तो बाइल का दो काम क्या हुआ, बाइल का सबसे पहला काम हुआ क्या, फूड को एल्कलाइन बनाना, ताकि आगे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर सकें। एंड सेकंड उसका काम क्या हुआ, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ताकि आगे आने वाले एंजाइम्स उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर पाएं। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर अपन पैंक्रियाज, अब यहाँ पर देखो ये छोटा सा है, छुप गया है ग्रीन कलर का, स्टमक के पीछे ऐसे नीचे लीफ के जैसा होता है पैंक्रियाज। ठीक, तो पैंक्रिया जो है दैट इज अ लार्ज ग्लैंड जो कि पैरेलल एंड बिनेथ द स्टमक, मतलब अगर ये स्टमक है तो जस्ट उसके नीचे पाया जाता है क्या चीज, पैंक्रियाज पाया जाता है। अब पैंक्रिया जो है वो पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, और ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं इनके अंदर बेसिकली 3 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेस। ठीक, अब मैंने बताया था जैसे सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च को हेल्प कर रहा था, उसी तरीके से पैंक्रियाटिक अमाइलेस क्या करेगा कि जो भी स्टार्च है फूड में उन सबको तोड़ेगा और किस में चेंज कर देगा,
ग्लूकोज में चेंज कर देगा। वैसे ही जो ट्रिप्सिन है, अब मैंने पेप्सिन में बताया था जो सिन वाले आते हैं वो प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो वैसे ही ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा और सिंपलर अमीनो एसिड्स में चेंज कर देगा। और जो लाइपेस है वो लाइपेस क्या करेगा, वो इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, वो फैट को क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हो चुके थे ऑलरेडी, जो अपन ने देखा था बाइल उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर लाइपेस क्या करेगा, उसका डाइजेशन करेगा और उसको चेंज करके और सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा। अभी देखते हैं कि कौन कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करेगा। साथ ही साथ ये जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन होती हैं उनके पास भी ग्लैंड्स होते हैं और ये इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो मिला करके डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, सारे सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देंगे ग्लूकोज में फर्स्ट, सेकेंड प्रोटीन को चेंज कर देंगे अमीनो एसिड्स में, और थर्ड फैट को चेंज कर देंगे फैटी एसिड, और ये ग्लिसरॉल भी यहीं आएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों में चेंज कर देंगे, ठीक है। किसमें किसमें चेंज कर देंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स वाटर सॉल्यूबल हैं, ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस बने, ये सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं ये वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल हैं। ये ईजिली पानी में घुल जाते हैं और वहां से ये ब्लड में जाकर के डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्लड में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होंगे, इस चीज को भी समझते हैं कि ये ब्लड में कैसे डिजोल्व होंगे। तो ब्लड में डिजोल्व होने के लिए इनके अंदर एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ये जो डाइजेशन के बाद क्या होगा, ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से आर पार हो सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ताकि आर पार हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर पार हो पाए, तो ये जो मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके एक छोटे से पोर्शन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर अपन ये छोटे से पोर्शन को ड्रॉ करें तो ये देखिए यहाँ पे छोटे से पोर्शन का एक बड़ा सा व्यू बनाया हुआ है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरीके के उंगलियों के जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलीज। क्या बोलते हैं, विलीज। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पूरा फूड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पूरा फूड है, ठीक है, ये पूरा फूड है। तो अब अगर फूड सिर्फ मान लीजिए ये ऐसा होता, ये ऐसा होता सीधा, और फूड यहाँ पर होता, तो इसको कम एरिया मिलता अंदर जाने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये सारी जगहों से फूड अंदर की तरफ एंटर कर सकता है, ठीक है। यहाँ से भी एंटर करेगा, सब साइड से फूड एंटर करेगा, तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाएगा। और इस ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण क्या होता है कि आसानी से फूड अंदर जा पाता है और एब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है। तो ये जो इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलीज बोलते हैं। और ये जो विलीज हैं इसके कारण क्या होता है कि जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बहुत आराम से हो सकता है। अब होगा क्या, ये एब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब्ड फूड चले जाएगा ब्लड में। कहाँ चले जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में जाने के बाद ये हमारी बॉडी का ही पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो फूड का हमारे बॉडी के पार्ट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है समाहित हो जाना हिंदी में, ठीक है। मतलब फूड पहले अलग था बट अब फूड हमारे बॉडी का पार्ट बन चुका है, असिमिलेट हो चुका है। तो ये जो ब्लड है ये क्या करता है, कैरी करता है डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और जहां पर वो फूड जो है वो असिमिलेट होकर के सेल का पार्ट बन जाता है। और हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल का पार्ट बन गया, मतलब फूड जो है वो बेसिकली हमारा पार्ट बन गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन मतलब फूड का बाहर जाना। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पास होकर के कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहां पर येलो कलर से देख सकते हैं आप, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां चले गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आता है ना उसमें वाटर बहुत सरप्लस में होता है। तो वो क्या करती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आए वाले फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है कि जो वेस्ट है, एक तो वो सॉलिड वेस्ट हो जाता है, ठीक, स्लरी नहीं रह जाता वो, एंड सेकेंड थिंग कि पानी जो है हमारे शरीर वापस उस पानी को यूज कर लेता है दूसरी चीजों में। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये पास आउट होता है हमारी बॉडी से एनस के
थ्रू। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया ये एनस के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग होता है। बट अभी मैं आपको यह बता दूं कि इसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, अभी सिर्फ स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हुआ है। ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलती है अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो इसके अगले वीडियो में मैं यही पढ़ाने वाला हूं कि इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही।